हाय एवरीवन। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 11 है और आप सभी को पता है इस अर्जुन बैच के अंदर हम जो अपनी जीके कवर कर रहे हैं स्पेशली डेडिकेटेड एमटीएस एग्जाम के लिए कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अदर एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ तब भी आपको अलग से जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपको अलग से जीके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज हम इस लेक्चर में अपना एंशियंट इंडिया ख़त्म करके आ चुके हैं। आज हम अपने भारत का जो अर्ली मीडिएवल वाला फेज था, अर्ली मीडिएवल जो हिस्ट्री है, अर्ली मीडिएवल जो इंडिया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कल से हम मीडिएवल हिस्ट्री शुरू कर देंगे। आज हम कुछ डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्रतिहाराज, पालाज और राष्ट्रकूट्स, जो कि ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद हम चोलाज के बारे में पढ़ेंगे, फिर राजपूत और तुर्क्स इन्वेजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का लेक्चर आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके पेपर में काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है, आई होप कि आप इनके नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे और लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ हर लेक्चर के एंड में अपनी फीडबैक शेयर किया करो कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं, या अगर हमको कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो क्या इम्प्रूवमेंट हमको करना चाहिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिपरटाइट स्ट्रगल के बारे में। अब आप भैया पूछोगे कि भैया ये ट्रिपरटाइट स्ट्रगल क्या है। देखो यहाँ पे मैंने ये 3 डायनेस्टी लिखी हुई हैं, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट। इनके बारे में पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में पढ़ते हैं कि ये ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल था क्या। ठीक है, ये हिंदी में तैत्रीय संघर्ष लिखा है, लेकिन शायद हिंदी में भी ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल ही बोलते हैं, तो आप इसी नाम से इसको पढ़ना। देखो बेसिकली क्या था, आपका जो अर्ली मीडिएवल वाला फेज है ना, आफ्टर 7th सेंचुरी वाला फेज जो है, 7th सेंचुरी एडी के बाद क्या हुआ कि जो नॉर्दर्न रीजन था वहाँ पर कंप्लीट नॉर्दर्न रीजन पर एक डायनेस्टी रूल नहीं कर रही थी। अलग अलग रीजन में, नॉर्दर्न में ही अलग अलग रीजन में 3 डायनेस्टी आपकी रूल कर रही थी। एक डायनेस्टी थी पालाज, एक डायनेस्टी थी आपकी प्रतिहाराज, जिनको गुर्जर प्रतिहाराज भी बोला जाता है। ठीक है, एक डायनेस्टी थी प्रतिहाराज पालाज, ठीक है, और एक डायनेस्टी थी आपकी राष्ट्रकूट। ये इंडिया के अलग अलग रीजन में नॉर्थ वाले पार्ट में बेसिकली कहीं ना कहीं रूल कर रहे थे, लेकिन कम्प्लीटली या बिल्कुल सेंटर में नॉर्थ में रूल नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर नॉर्थ में एक जगह थी कन्नौज। ये तीनों डायनेस्टी इस पर कब्जा करना चाहती थी। पाला चाहते थे कि हमारा कब्जा हो जाए कन्नौज पे, प्रतिहारा चाहते थे हमारा कब्जा हो जाए कन्नौज पे, राष्ट्रकूट चाहते थे हमारा कब्जा हो जाए कन्नौज पे। अब यार ये तीनों लोग कन्नौज को क्यों चाह रहे हैं, आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि भाई ऐसा क्या है कन्नौज में। जैसे एक मीम भी वायरल हुआ था कि ऐसा क्या है तुम में जो तुमसे कोई प्यार करेगा। तो ऐसा क्या था कन्नौज में कि सब लोग कन्नौज को ही चाह रहे थे। तो पहले वो समझ लेते हैं, क्योंकि ट्रिपरटाइट स्ट्रगल समझने से पहले भाई अगर हम किसी जगह के लिए लड़ रहे हैं, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल कुछ नहीं है, 3 डायनेस्टी एक जगह के लिए लड़ रही थी कि भाई हम रूल करेंगे हम रूल करेंगे। फिर किसी का, इनमें से किसी का कब्जा हो जाता था तो वो कर लेता था, प्रतिहाराज का कब्जा हो जाता था तो वो रूल करने लग जाते थे। ऐसे किसी का एक का नहीं रहा, आपके पूरे टाइम किसी ने एक नहीं रूल किया, वो समय समय पर ये लोग बदलते रहे कन्नौज में। तो अब समझ लेते हैं, तो यही हो गया कि 3 डायनेस्टी एक जगह की लड़ रही थी, इसलिए इसका नाम हमने ट्रिपरटाइट स्ट्रगल दे दिया। और इसके पीछे कोई कहानी नहीं है और कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन हाँ, ये जानना जरूरी है कि एक ही जगह के लिए ये लड़ मर क्यों रहे थे, एक ही जगह इन्हें क्यों चाहिए थी। जब भाई ऐसा है कि तुम्हें चलो ये चाहिए तुम ले लो, हम दूसरी जगह रूल कर लेंगे। तो उसके पीछे कुछ रीजन्स थे। जो आपका कन्नौज था ना, वो गंगा वैली में स्थित था। कहाँ पे स्थित था, तो ये जो लोकेटेड था ना, गंगा वैली में लोकेटेड था। अब गंगा वैली में लोकेटेड था तो इससे क्या फ़ायदा, जब गंगा वैली में लोकेटेड था ना तो यहाँ से ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन करना बहुत आसान था। एक तरह से सेंटर मान सकते हो आप कन्नौज को, कि ये ट्रेड, कॉमर्स, कम्युनिकेशन का सेंटर था। और भाई एक डायनेस्टी के लिए या एक एम्पायर को बड़ा करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है उस एम्पायर की इकोनॉमी, उस एम्पायर की अर्थव्यवस्था। उस एम्पायर पे जितना ज़्यादा वो ट्रेड कर पाएंगे दूसरे लोगों के साथ, उतना ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बूस्ट होगी। और इकोनॉमी बूस्ट होगी तो वो अपने सोल्जर्स पे पैसा खर्च कर पाएंगे, अपनी आर्मी को अच्छे से बिल्ड कर पाएंगे, अपने जो जो आपका एरिया होगा उसे अच्छे से फोर्टिफाइड कर पाएंगे। तो किसी भी डायनेस्टी को बड़ा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा कितना भी हो, अगर आप ट्रेड अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तरह से तो ये ट्रेडिंग का हब था। और एक और चीज़ थी कि अगर भाई आप कन्नौज पर रूल कर रहे हो ना, तो कहने का मतलब ये है कि आप
कंप्लीटली गंगा वैली पे रूल किया जा सकता था। और साथ में ये माना जाता था कि अगर आप कन्नौज पर रूल कर रहे हो, जैसे अभी हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जो दिल्ली पर रूल करता था वो नॉर्दर्न इंडिया का राजा होता था, जब हम पढ़ने वाले हैं आगे दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यही माना जाता था कि अगर आप कन्नौज पे रूल कर रहे हो तो पूरी नॉर्थ इंडिया पे रूल कर रहे हो, और पूरी नॉर्थ इंडिया पे कन्नौज के थ्रू रूल किया जा सकता था। इसलिए कन्नौज यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट पार्ट बना हुआ था, इतना इम्पोर्टेंट रीजन बना हुआ था, जिसके लिए ये तीनों लोग मर रहे थे, तीनों डायनेस्टी मर कट गए थे, ठीक है। आपस में लड़ते मरते रहते थे, कभी कोई रूल कर लेता था, कभी कोई रूल कर लेता था। तो इसी चीज़ को ट्रिपरटाइट स्ट्रगल बोला जाता है। तो आपसे पेपर में जनरली इस तरह के सवाल बनेंगे कि ट्रिपरटाइट स्ट्रगल किस किस डायनेस्टीज के बीच हुआ, तो पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट के बीच हुआ। किस जगह के लिए हो रहा था, तो कन्नौज के लिए हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा एसएससी आपसे डेप्थ में जाके पूछेगी। अब हमने जब ट्रिपरटाइट स्ट्रगल देख लिया, अब हम इन तीनों डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट के बारे में। और इनके बारे में हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, बहुत कम चीज़ें हमें रखनी है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे पढ़ने को तो बहुत कुछ है इनके बारे में भी, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पालाज जो रूल कर रहे थे ना, वो जो ईस्टर्न इंडिया था वहाँ पर आपका रूल कर रहे थे। तो पालाज कहाँ पे रूल कर रहे थे, सबसे पहले तो ये आपका जो बंगाल और बिहार वाले रीजन में रूल कर रहे थे। और कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया, बेसिकली ये ईस्ट में पड़ता है, नॉर्थ के ईस्ट में। तो ईस्टर्न इंडिया में ये लोग रूल कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए। लगभग 750 एडी के समथिंग गोपाला ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। तो अगर आपसे इसके फाउंडर अक्सर पूछे जाते हैं, रूलिंग रीजन अक्सर पूछा जाता है, तो पता रखना कि इसके जो फाउंडर थे वो गोपाला थे। और 750 एडी, अगर ये डेट याद नहीं करोगे तो चलेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि ये जो डेट है ये पूछी जाएगी। उसके बाद अगर हम धर्मपाल के बारे में पढ़ते हैं, जो कि गोपाल के बेटे थे। ये जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, और ये बताते हैं कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी ना कुमारगुप्त ने, मौर्यन एम्पायर के, नालंदा यूनिवर्सिटी, कभी अगर आपसे पूछ ले कि ये नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का काम किसने किया, नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करने का किसने काम किया, रिवाइव किसने की थी नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो ध्यान रखना ये भी धर्मपाल ने की थी। और इन्होंने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। और ये बताते हैं जो कन्नौज पर ये जो धर्मपाल थे ना, इन्होंने कन्नौज पर भी कब्जा कर लिया था, मतलब ये ग्रेट रूलर भी थे साथ में, ठीक है। इस पे यूनिवर्सिटी वगैरह पे तो इन्होंने ध्यान दिया ही दिया, साथ में जो ट्रिपरटाइट स्ट्रगल चल रहा था उस वक्त इन्होंने, धर्मपाल ने वहाँ पे भी आपका जो कन्नौज वाला था वहाँ पे भी इन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन एक प्रतिहाराज का किंग होता है जिसका नाम था नागभट्ट सेकंड, नागभट्ट सेकंड। तो जब ये कन्नौज पर रूल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, तो ये प्रतिहाराज रूलर आता है और ना इसको धर्मपाल को हरा के कन्नौज पर अपना, मैंने बताया ना कभी कोई रूलिंग में आया कभी कोई रूलिंग में आया, तो अपना रूल करने स्टार्ट कर देता। नागभट्ट सेकंड ये प्रतिहाराज डायनेस्टी का था, सॉरी मेरे भाई, ठीक है। फिर इनके बाद इनके एक बेटे थे देवपाल, कभी पूछे कि धर्मपाल को किसने सक्सीड किया, तो इनके बेटे देवपाल इन्हें सक्सीड करते हैं अराउंड 810 एडी के समथिंग। लेकिन ये पेपर में डेट मत याद रखना, ऐसे याद करो कि गोपाला को सक्सीड करते हैं धर्मपाल, जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी को रिवाइव करते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाते हैं, और ये कन्नौज पे भी रूल करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन नागभट्ट सेकंड इन्हें हरा देता है, जो कि प्रतिहाराज डायनेस्टी का था, और बाद में वो खुद रूल करने लग जाता है। फिर धर्मपाल को सक्सीड करते हैं देवपाल। तो एटलीस्ट आपको पाला डायनेस्टी के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। आगे देख लेते हैं, आगे हम यहाँ पे पढ़ते हैं प्रतिहाराज के बारे में। गुर्जर, बेसिकली गुर्जर से माने जाते हैं, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहाराज भी बोला जाता है। तो सबसे पहले इनका रूलिंग रीजन पता होना चाहिए आपको कि ये कहाँ पर रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर मैं रूलिंग रीजन के बारे में बात करूँ, क्योंकि एग्जैक्टली नॉर्थ के सेंटर में तो कोई रूल नहीं कर रहा था, सब आसपास रूल कर रहे थे, ठीक है। और सेंटर में रूल करने के लिए मरे जा रहे थे सब लोग, बस इतना ध्यान रखो। इनका रूलिंग रीजन था नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट था ना, वो इनका रूलिंग रीजन था, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें फाउंडर की, तो वैसे तो नागभट्ट वन को माना जाता है, लेकिन इनके जो रियल फाउंडर हैं, क्योंकि उसके वो बहुत ग्रेट रूलर था, रियल फाउंडर या ग्रेट रूलर कभी पूछ ले, ग्रेट रूलर, वो किंग भोज को माना जाता है, किंग भोज को माना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और अराउंड
ये मान सकते हैं 836 एडी इन्होंने कन्नौज पर कब्जा किया था और अगले 100 साल तक कन्नौज इनकी कैपिटल रही थी। लेकिन ठीक है, वो इतना आपसे पेपर में नहीं पूछेंगे। और देखो यहाँ पर जो राज स्टार्ट किया था वो किंग भोज ने ही किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाद में और क्या पता होना चाहिए आपको प्रतिहाराज के बारे में। ठीक है, फाउंडर नागभट्ट बंद थे, रियल फाउंडर किंग भोज थे। ये बेसिकली किंग भोज ही कन्नौज पर हमला करते हैं और कन्नौज को रूल कॉन्कर करके इनकी आने वाले 100 साल तक कन्नौज कैपिटल रहती है। अगर बात करें इनकी भोज के बाद कौन आता है, तो भोज के बाद आता है महेंद्र पाल फर्स्ट। इनका बेटा था, अगर कभी पेपर में पूछ ले। महेंद्र पाल फर्स्ट आता है अराउंड 885 एडी, तो वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। और ये आगे थोड़ा 9th सेंचुरी एडी तक आपका रूल करता है। ठीक है, तो बस हमें इतना ही हिस्ट्री पता होनी चाहिए पृथ्वीराज के बारे में, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो मिहिर भोज थे, जो किंग भोज जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने टाइटल कौन सा अडॉप्ट किया था, आदि वराह का टाइटल अडॉप्ट किया था और विष्णु भगवान के डिवोटी थे। ठीक है, विष्णु भगवान के भक्त थे। तो पेपर में ये पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर ये मेंशन किया है कि इन्होंने कौन सा टाइटल अज्यूम किया था। उसके बारे में थोड़ा सा हम राष्ट्रकूट के बारे में बात कर लेते हैं, राष्ट्रकूटाज के बारे में, जो कि जिनके फाउंडर होते हैं दांती दुर्ग। राष्ट्रकूट के फाउंडर कौन होते हैं, दांती दुर्ग होते हैं। पेपर में ध्यान रखना, अगर कभी यहाँ का इनका रूलिंग रीजन पूछ ले कि ये किस रीजन में रूल कर रहे थे, तो ये डेक्कन वाला जो रीजन था ना, उधर यहाँ पर ये रूल कर रहे थे। किधर रूल कर रहे थे, डेक्कन रीजन पर ये रूल कर रहे थे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए आपको। ठीक है, इनकी कैपिटल मैंने यहाँ लिखी है क्या, कैपिटल लिख लो, कैपिटल पेपर में पूछी जाती है। इनकी जो कैपिटल थी वो थी यहाँ पर मनीखेत, या इसको हम मालखेड़ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इनकी कैपिटल पता होनी चाहिए कि मनीखेत इनकी क्या थी, कैपिटल थी। ठीक है, दांती दुर्ग के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना है, इन्होंने कीर्तिवर्मन सेकंड को हराया था। मैं ऑलरेडी आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और इन्होंने एक सेरेमनी परफॉर्म की थी, हिरण्य गर्भ। ये एक स्पिरिचुअल सेरेमनी थी, अब क्या होती है उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। लेकिन इन्होंने एक यहाँ पर सेरेमनी परफॉर्म करते हैं। अक्सर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि हिरण्य गर्भ जो सेरेमनी है वो कौन परफॉर्म करता है, तो वो दांती दुर्ग परफॉर्म करता है। ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इंद्र थर्ड की, जो कि वन ऑफ द पावरफुल मोस्ट पावरफुल रूलर था आपका, ये किसको हराता है, ये महिपाल को हराता है। और महिपाल को हरा के, ठीक है, जो कि पाला यहाँ पर महिपाल फर्स्ट को हरा के अपना रूल कहाँ स्थापित कर देता है, कन्नौज पर स्थापित कर देता है। तो ध्यान रखना कि कभी अगर आपसे पूछे, वैसे इतना डेप्थ में जाके पूछता नहीं है, ये पूछ लेता है कि हाँ इंद्र थर्ड किससे रिलेटेड थे, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी से रिलेटेड थे। लेकिन कभी अगर आपसे पेपर में पूछे तो ध्यान रखना कि इसने महिपाल को हरा के किस पे रूल स्थापित कर दिया था, कन्नौज पर। तो वही है कि जैसे कोई डायनेस्टी वहाँ रूल कर रही है, किसी ने किसी को हरा के, मतलब आपस में तीनों बहुत टाइम तक ये चलता ही रहा है। जो आपका ट्रिपरटाइट स्ट्रगल है ये चलता ही रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कृष्णा फर्स्ट की, तो ये जो कैलाश टेम्पल है ना आपका, कहाँ पर कैलाश टेम्पल है, एलारोआ में, वो कृष्णा बन ने बनवाया था। और एक रूलर का नाम ध्यान रखना बस, कृष्णा कृष्णा थर्ड के बारे में, जो कि लास्ट ग्रेट रूलर थे। कृष्णा थर्ड क्या थे, लास्ट ग्रेट रूलर थे। बस ये ध्यान रखना इस डायनेस्टी से, और आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिपरटाइट स्ट्रगल हमने ऑलरेडी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे चोला डायनेस्टी के बारे में। तो देखो यहाँ पर जब नॉर्थ इंडिया की बात करें, ये साउथ इंडिया में बेसिकली रूल कर रही थी चोला डायनेस्टी। तो जब अगर हम नॉर्थ इंडिया में, जब पालाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट आपस में लड़े मरे जा रहे थे, आपस में स्ट्रगल कर रहे थे, वैसे ही एक स्ट्रगल साउथ इंडिया में देखने को मिलता है आपको, जहाँ पर चोला, पाल्लवाज और पांड्याज आपस में स्ट्रगल कर रहे थे। अब पांड्याज और पाल्लवाज के बारे में तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे चोलाज के बारे में। स्ट्रगल हर जगह चला है, आपस में लड़ाई झगड़े हर जगह चले हैं, आपस में एक दूसरे को मारा काटा हर जगह गया है। नॉर्थ इंडिया में आपस में स्ट्रगल चल रहा था चोलाज, प्रतिहाराज और राष्ट्रकूट के बीच, ऐसे ही साउथ इंडिया में आपस में स्ट्रगल चलता रहता था, यहाँ पर पाल्लवाज, पांड्याज और चोलाज के बीच। तो देख हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर पांड्याज पढ़ चुके हैं, पाल्लवाज पढ़ चुके हैं। ठीक है, पाल्लवाज तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे चोलाज के बारे में। और चोलाज आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अराउंड 850 से लेकर 1280 एडी तक यहाँ पर ये चोलाज रूल करते हैं। ठीक है, और
वैसे अगर देखा जाए ना तो चोलाज का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। 850 एडी से, देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ। जो साउथ वाला एक रीजन था, चोलाज का इतिहास देखें तो एक इस नाम से एक किंगडम पहले भी स्टेब्लिश हुआ था अराउंड 300 एडी, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी था, चोलाज, चेराज, पांड्याज के बारे में ना। अराउंड 300 एडी नहीं, सॉरी मैं गलत लिख दिया, अराउंड 300 बीसी इसी नाम से चोला के नाम से कावेरी डेल्टा वाला एक रीजन था। वहाँ पर हमें एक एम्पायर मतलब चोला डायनेस्टी देखने को मिलती है, जिनको हम अर्ली चोला के बारे में अर्ली चोला के नाम से जानते हैं, और इनको इम्पेरियल चोला के नाम से जानते हैं। जो अब वाला हम पढ़ेंगे ना, इनको आप लिख लेना चोला डायनेस्टी फिर सिलेस इम्पेरियल चोलाज, इनको इम्पेरियल चोलाज के नाम से जानते हैं। और ये 300 बीसी में जो हमें चोलाज देखने को मिलते हैं, इनको हम अर्ली चोलाज के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा कोई कनेक्शन नहीं मिला, या ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये वाले जो चोलास थे बाद में जाके यही इम्पेरियल चोला डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं, या इन्हीं के जो वंशज आए, जैसे बेटे के बेटे हुए, बेटे के बेटे हुए, वही बाद में आके इम्पेरियल चोला डायनेस्टी 850 एडी में इस्टेब्लिश करते हैं। ऐसा हम ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं। बहुत सारे लोग इनको अलग मानते हैं, इनको अलग मानते हैं, बहुत सारे लोग इसे लिंक भी करते हैं। ठीक है, तो हम उस बात में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट आपको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो आपके इम्पेरियल चोलाज हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनके जो चोला डायनेस्टी थी, जो अगर इसके फाउंडर देखते हैं तो वो कौन थे, विजय लाया थे। ठीक है, और ये क्या करते हैं, एक निसु निसुम भासुदिनी, ठीक है, निसुम भासुदिनी गॉडेस टेम्पल बनाते हैं, मतलब निसुम भासुदिनी देवी का एक टेम्पल बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं, थंजबौर में बनाते हैं। और थंजबूर के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना, थंजबूर कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी, चोला डायनेस्टी की। तो कभी अगर आपसे कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी पूछ ले तो थंजबूर या तंजौर, इसको हम तंजौर भी बोलते थे, ये इसकी क्या थी, कैपिटल थी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये किसके फ्यूडेटरी थे, अक्सर पूछते हैं ये किसके सामंत थे, तो ये पाल्लवों के सामंत थे। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार मैंने पेपर में देखा है, शायद इस बार भी आपका पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद हम इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर थे, जैसे राजा राजा वन के बारे में पढ़ लेते हैं। राजा राजा वन क्या करते हैं, ये कभी पूछे कि पांडवाज को किसने हराया, तो ये पांडवाज को हरा के मदुरई पे कब्जा कर लेते हैं राजा राजा वन। उसके बाद ये महमूद गजनी, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, तुर्क्स इन्वेजन के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, महमूद ऑफ गजनी यहाँ पर आपके इसी के कंटेम्प्ररी थे। जब महमूद ऑफ गजनी नॉर्थ इंडिया में लूट मचा रहा था, तो उस वक्त ये साउथ इंडिया में चोला डायनेस्टी रूल कर रही थी, और वहाँ पे कौन रूल कर रहे थे, राजा राजा वन रूल कर रहे थे। ये बृहदेश्वरा टेम्पल भी बनाते हैं, जिसको राज राजेश्वरी टेम्पल भी बोला जाता है, जो कि कहाँ पर है, तंजौर में है। ये चीज़ पता होनी चाहिए। उसके बाद राजेंद्र वन, जिनको हम नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया भी बोला जाता है, राजेंद्र वन को क्या बोला जाता है, नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया। अच्छा ये बताओ, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, कमेंट करके बताओ, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन्होंने भाई साहब पूरी श्रीलंका को कॉन्कर कर लिया था। ऐसा माना जाता है कि राजेंद्र वन ने जो श्रीलंका वाला रीजन है ना, उसको कंप्लीटली कॉन्कर किया था। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक टाइटल अज्यूम करते हैं गंगई कोंड चोला का, किसका, गंगई कोंड चोला का, ध्यान रखना, किसका टाइटल अज्यूम करते हैं, गंगई कोंड चोला का यहाँ पर ये टाइटल यहाँ पर अज्यूम करते हैं। और एक ये सिटी भी बनवाते हैं जिसका नाम था गंगई कोंड चोलापुरम। ठीक है, क्या बनवाते हैं, एक सिटी बनवाते हैं जिस सिटी का नाम था गंगई कोंड चोलापुरम। ठीक है, और यहाँ पर जो चोलास थे वो किसके लिए फेमस थे, तो अपने नेवी के लिए फेमस थे। कभी अगर आपसे पूछ ले कौन सी डायनेस्टी नेवी के लिए फेमस थी, तो चोलाज किसके लिए फेमस थे, नेवी के लिए फेमस थे। यहाँ पर ये राजेंद्र वन के नीचे लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर ऊपर लिख लेना कि जो चोला फेमस थे, चोला फेमस फॉर हिज नेवी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद चोला डायनेस्टी का एक रूलर के बारे में और ध्यान रखना, राजा राजा सेकंड, जो कि ऐरावतेश्वरा टेम्पल बनवाते हैं। ठीक है, और आपको एज सच कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हम इनकी पॉलिटी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं चोलाज की, देखो चोलाज आर नॉन फॉर, मतलब एक तो ये नेवी के लिए जाने जाते थे, और विलेज गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट के लिए भी जाने जाते थे। कभी आपसे पूछे उर क्या होता है, अक्सर पेपर में पूछ लेता है उर क्या होता है, तो जो कॉमन पीपल की असेंबली होती थी, ठीक है, सामान्य लोगों की जो सभा होती थी, उसे क्या बोला जाता था, उर बोला जाता था। और सभा किसे बोला जाता था, तो जो ब्राह्मण्स की, जो स्कॉलर्स की असेंबली होती थी, उसे सभा बोला जाता था।
ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। लैंड डोनेशन की इन्होंने इनके टाइम पर प्रैक्टिस, मतलब इन्होंने लैंड डोनेशन भी ये करते थे। तो ये जो लैंड ब्राह्मण्स को देते थे उसको ब्रह्मदेय बोला जाता है, ध्यान रखना पेपर में पूछा जाता है। जो ये लैंड नॉन ब्राह्मण्स को देते थे उसको बैलन बागी बोला जाता था। जो ये लैंड टेम्पल्स को देते थे उसे देवदान बोला जाता था। और जो ये लैंड जैन कम्युनिटी को देते थे उसे पाली छंद्रम बोला जाता था। पाली चंदम, छंदम बोला जाता था, चंदम नहीं छंदम, पाली छंदम बोला जाता था, ध्यान रखना। ठीक है, तो जो जैन को देते थे उन्हें पाली छंदम बोलते थे। जो टेम्पल्स के मेंटेनेंस के लिए दी जाती थी उसे देवदान बोला जाता था। ठीक है, जो ब्राह्मण्स नॉन ब्राह्मण्स के लिए दी जाती थी उसे बेलन बागी दे बोला जाता था। और जो ये लैंड ब्राह्मण्स को देते थे उसे ब्रह्मदेय बोला जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे ये चारों जो नाम है इंपॉर्टेंट है। कभी ना कभी अगर आप पिछले 5 साल के पेपर्स को एनालिसिस करते हो तो सभी नाम पूछे गए हैं पेपर में, और खासकर एसएससी में। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक टैक्स चलता था जो कि हम मॉडर्न पीरियड में भी पढ़ के आए हैं, बैटी, जिसको हम फोर्स्ड लेबर के रूप में जानते हैं। एक आपका यहाँ पर टैक्स था कदमई, जो कि लैंड रेवेन्यू टैक्स था, भूमि राजस्व टैक्स था। ठीक है, तो ये जस्ट आपको याद करना है, और सर ऐसा इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं। अब हम पढ़ते हैं तुर्क्स इन्वेजन की तरफ, मतलब तुर्क्स इन्वेजन अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ से एक तरह से मान सकते हो कहीं ना कहीं हमारी मीडिएवल हिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। तो देखो यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करना। अराउंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से, जस्ट बेटा सेकेंड, अराउंड अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से 8th सेंचुरी एडी से लेके 8th सेंचुरी एडी से लेके 1000 तक की। तो यहाँ पर क्या चला है, अब हम ये नॉर्थ की बात करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने साउथ की बात की, अब हम नॉर्थ की बात करेंगे, नॉर्थ वाले रीजन पे। यहाँ पर क्या है कि ये ट्रिपरटाइट स्ट्रगल चल रहा था, आपस में लोग मर रहे थे, कट रहे थे। ठीक है, तो जब ये 8th सेंचुरी से लेके 1000 एडी तक जब लड़ाई झगड़े आपस में चलते रहे तो क्या हुआ कि ये तीनों एम्पायर वीक पड़ जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और इसी का फ़ायदा उठाकर तुर्क्स इंडिया में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं इंडिया पावरफुल रहा इन रिच, मतलब बहुत सारी चीज़ों के मामले में, माइंस के मामले में, और मतलब उस चीज़ पे अभी हम नहीं जाते हैं। बट हर कोई इंडिया में रूल करना चाहता था, हर कोई इंडिया की तरफ आना चाहता था। जब सब लोगों को दिखा, जब यहाँ पर ये तुर्क्स को पता चलता है कि भाई ठीक है अब इंडिया कमज़ोर पड़ चुका है, तो ये लोग यहाँ पर माइग्रेट करना इंडिया की तरफ शुरू कर देते हैं। और हमारा यहाँ से शुरू होता है लगभग 1000 एडी से लेके 1200 एडी के बीच में तुर्क्स का आना जाना हमारे भारत में लगा रहा। तो वही हम तुर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉरेन इन्वेजन तो हमें पहले भी देखने को मिले, लेकिन इन्होंने तुर्क्स ने एक अलग छाप छोड़ी। ये बिल्कुल मतलब इस तरह से बहुत क्रूअल्टी के, मतलब मान सकते हो बहुत क्रूअल्टी दिखाई इन्होंने भारत के ऊपर, बहुत मंदिरों को तोड़ दिया, लूट करी। बेसिकली इनका जो कहीं ना कहीं मन था इधर रुकने का नहीं था, बस आना था, लूटना था और चले जाना था, कुछ इस तरह से ये लोग आते थे। ठीक है, तो अभी ये जो तुर्क्स इन्वेजन है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यहाँ से तो फिर हमारे जो इंडिया की एक तरह से जो हिस्ट्री है वो चेंज हो जाती है पूरी तरह से। ठीक है, तुर्क्स इन्वेजन होगा, फिर धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश होगी, फिर मुग़ल एम्पायर आएगा। तो फिर यहाँ से बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट था तुर्क्स इन्वेजन हमारी जो हिस्ट्री है उसका। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तुर्क्स इन्वेजन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और तुर्क्स का जो इन्वेजन है लगभग 1000 एडी से लेके 1200 एडी तक लगा रहा। तो आज की वीडियो में हम 1200 एडी तक अपना लेक्चर को लेके चलेंगे। अपने लेक्चर में 1200 एडी तक हम कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं गजनवीद के बारे में। ठीक है, एक बेसिकली तुर्किश स्लेब थी, तुर्क की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। एक तुर्किश स्लेब थी, तुर्किश स्लेब, उसका फाउंडर अगर कभी आपसे पूछे तो अल्प टैगीन उसका फाउंडर था। कौन था? अल्प टैगीन उसका फाउंडर था। वो बेसिकली एक इंडिपेंडेंट किंगडम, गजनी एक जगह थी, वहाँ पर इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो अराउंड हम बात करते हैं 998 एडी से लेके 1030 एडी तक। जो महमूद था वो गजनी के थ्रोन पे बैठता है। किसके थ्रोन पे बैठता है? गजनी के थ्रोन पे बैठता है। और वो 1001 एडी में, चलो सबसे पहले हम इस पर देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे ये पूछे कि मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ, तो 712 एडी में हुआ। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, बस यहाँ से यही सवाल आएगा और कुछ नहीं आएगा। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में आया था और ये पहला मुस्लिम इन्वेजन था। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं महमूद ऑफ गजनी के बारे में, जो अभी हमने बताया कि यहाँ पर ये
गद्दी पे बैठा था 998 ये कहाँ की बात कर रहे हैं, तुर्किस की बात कर रहे हैं हम, कहाँ पर, गजनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर गजनी में ये बैठ जाता है 998 में। लेकिन 1001 एडी में ये भाई साहब क्या करते हैं, इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं। और इसी को पहला, अगर आपसे कभी ये पूछे कि पहला तुर्क इन्वेजन कौन था, पहले तुर्क से कौन आया था, तो महमूद आया था, महमूद ऑफ गजनी आया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और गजनी क्या है, बेसिकली एक स्मॉल टाउन था, अभी का अगर हम देखें तो अफगानिस्तान में है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पर जो पंजाब में एक डायनेस्टी रूल कर रही थी, जिसको हम हिंदू शाही डायनेस्टी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हिंदू शाही डायनेस्टी बोलते हैं। उसके हिंदू शाही डायनेस्टी के एक रूलर थे, ठीक है, जयपाल। हिंदू शाही डायनेस्टी के एक रूलर थे जयपाल। ये जयपाल को एक बैटल ऑफ पेशावर हुआ था, पेशावर, बैटल ऑफ पेशावर हुआ था, उसमें हरा देता है जयपाल को, ठीक है। और धीरे धीरे इंडिया की तरफ आगे माइग्रेट करने की कोशिश करता है। और हिंदू शाही रूलर का जो हारने का एक और मेन रीजन रहा ना, वो ये रहा कि किसी भी राजपूत रूलर ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया था। अब बाद में जाके राजपूत अगर इन्हें सपोर्ट करते तो शायद जो तुर्क थे, जो महमूद ऑफ गजनी था, वो वापस लौट जाता, हारते नहीं। लेकिन कोई राजपूत सपोर्ट नहीं करता है। और अगर बाद में राजपूतों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, और बाद में ये राजपूतों से भी लड़ाई झगड़े करते हैं और राजपूतों को हराते हैं, ठीक है। वो अभी हम आने वाले टाइम में देखेंगे। ये बताते हैं, ये जो महमूद ऑफ गजनी है, जब ये यहाँ पर इसको हरा देते हैं, जयपाल को हरा देते हैं, जो हिंदू शाही रूलर के होते हैं, बाद में ये लगभग इन्होंने भारत पर 17 बार अटैक किया है। और ये 17 बार अटैक इसलिए भी कर पाया क्योंकि उस वक्त जो हिंदू शाही रूलर थी, उनके तो इन्होंने रूलर को हरा दिया था। और उस वक्त कोई ऐसी बड़ी डायनेस्टी नहीं थी जो इनका अपोज कर पाए। और एकता था थी नहीं। हमारे भारत में लोग, चाहे मुगल आ पाए, चाहे दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हुई, चाहे आपके अंग्रेज आ पाए, उनके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि एकता नहीं थी हमारे भारत में। हमारे भारत में कोई एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करना चाहता था, वही एक रीज़न रहा। अब जैसे ये तुर्क्स आए, इन्होंने 17 बार अटैक किया। क्यों कर पाया, बहुत आसानी से ये अटैक कर पाया, बहुत आसानी से ये हमला कर पाया, क्यों कर पाया, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि हमारे भारत में उस वक्त आपस, छोटी छोटी डायनेस्टी थी और आपस में वो लड़ते मरते रहते थे। उनमें आपस में यूनिटी नहीं थी कि भाई हम चलो साथ आ जाएं और साथ आके हम इसका सामना करें। इसलिए ये 17 अटैक बड़े आसानी से यहाँ पे कर पाया। और इसका जो मेन काम था, मेन पर्पस था, वो लूट करना था। अपना एम्पायर भारत में एक्सपेंड करने की इसने नहीं सोची थी। अराउंड देखा जाए तो देखो यहाँ पर 16, तो जो 16th अटैक था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, जहाँ पर ये सोमनाथ टेम्पल को अराउंड 1025 एडी में तहस नहस कर देता है। लास्ट अटैक इसका भारत में 17th 1027 एडी में रहता है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। और बाद में अराउंड 1030 एडी में इसकी डेथ हो जाती है। कब डेथ हो जाती है, अराउंड 1030 एडी में। वापस ये बेसिकली ये अटैक करने के बाद इंडिया में नहीं रहता था, वापस अपना गजनी चला जाता था। वहाँ पर इसकी 1030 एडी में क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो देखो यहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। उसी टाइम पर दो किताबें लिखी गई हैं। एक शाहनामा लिखी गई है जो कि फिरदौसी ने लिखी है, ध्यान रखना पेपर में पूछा जाता है। एक किताब अल हिंद लिखी गई है जिसको अल वरूनी लिखता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब 1030 एडी में डेथ हो जाती है गजनबी की, तो उसके बाद तो कोई अटैक करने आने वाला नहीं था भारत में। और यहाँ पर जो आपके पालाज, प्रतिहाराज, राष्ट्रकूट थे, वो भी वीक पड़ गए थे ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल की वजह से। तो यहाँ पर कुछ राजपूत स्टेट उभर के आती हैं, जैसे चौहान्स ऑफ अजमेर, परमारस ऑफ मालवा, ठीक है, कन्नौज में। तो ये बहुत सारी स्टेट हैं जो राजपूत स्टेट थी, ये उभर के आती हैं। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए इन स्टेट्स के बारे में, कौन कौन सी थी वो मत लिखो, वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मैंने राजपूत की जो स्टेट है वो उभर के इसलिए बताया क्योंकि अभी हमने राजपूत के बारे में नहीं पढ़ा था। क्योंकि अब हमारा अगला जो तुर्क्स इन्वेजन होने वाला है वो गौरी का होने वाला है, और उसका जो सामना है वो किससे होगा, राजपूत से ही होगा। तो आप पूछते कि भैया ये राजपूत के बारे में तो आपने पढ़ाया नहीं, ये कब आ गए, इनका राइज कब हुआ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको राजपूत के बारे में बताया, ठीक है। तो अब हम अपना सेकंड तुर्क इन्वेजन के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम था यहाँ पर मोहम्मद गौरी। और इस मोहम्मद गौरी को मोहम्मद ऑफ गुर भी बोला जाता है। ये बेसिकली मोहम्मद था कहाँ का, गुर का, मोहम्मद ऑफ गुड़। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे वहाँ गजनी जगह का नाम था, यहाँ पर गुड़ जगह का नाम है, ठीक है। अराउंड हम देखें तो देखो यहाँ पर ये सेकंड जो इसका अटैक रहा, अराउंड 1175 से लेके
1206 तक ये कोशिश करता रहा था। इसने 1178 में भी घुसना चाहा था भारत में, लेकिन गुजरात वाले रीजन पे ये अटैक करता है, वहाँ पर गुजरात का रूलर इसे हरा देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1190 में 1190 के समथिंग ये क्या करता है, मोहम्मद गौरी पेशावर, लाहौर, सियालकोट, इनको जो ये आपका नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन था ना भारत का, इन पे इनको कॉन्कर करना शुरू कर देता है। ये नोट डाउन मत करो, ठीक है, आपके पेपर में इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। वहीं अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो जो चौहान्स की पावर थी ना वो बढ़ती जा रही थी, और चौहान ने क्या करा था, जो दिल्ली के एक तोमर थे उनको डिफीट किया था, ठीक है, उनको डिफीट करके बेसिकली दिल्ली को अब कॉन्कर कर लिया था। लगभग 1151 एडी की बात है, जब बेसिकली क्या है कि दिल्ली में तोमर्स राज कर रहे थे, और चौहान क्या करते हैं, जो तोमर्स थे उनको हटाकर चौहान 1151 से राज करना शुरू कर देते हैं दिल्ली में। तो जो ये आपका तुर्क्स इन्वेजन था ना, उस वक्त पावर में कौन था इंडिया में, तो राजपूत उस वक्त इंडिया में, चौहान्स उस वक्त इंडिया में क्या थे, पावर में थे। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। तो अब यहाँ पर असली सामना, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में मोहम्मद गौरी ने ये तो कॉन्कर कर लिए, लेकिन उस वक्त तक जैसे हम कन्नौज के बारे में पढ़ते आए, धीरे धीरे ये चीज़ें होने लग गई कि जो दिल्ली पे राज करेगा वो इंडिया पे राज करेगा। तो उस वक्त दिल्ली की सुप्रीमेसी बढ़ चुकी थी, और दिल्ली दिल्ली में कौन राज कर रहे थे, चौहान्स राज कर रहे थे। तो अब मेन मोहम्मद गौरी को किसको हराना था, अगर उसे पूरे इंडिया पर अपना रूल स्थापित करना है तो किसको हराना था बेसिकली उसे, तो उनको उसको हराना था दिल्ली के चौहान्स को। तो दिल्ली के चौहान में उस वक्त कौन रूल कर रहा था, तो पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे थे। तो 1191 में 1191 में आपका बैटल होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। बाद में जब मोहम्मद गौरी वापस लौट जाता है, फिर से 1192 में आता है और फिर से बैटल होता है, और फिर से बैटल में क्या होता है, मोहम्मद गौरी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। अब यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को मारा नहीं जाता इस बैटल में, ठीक है, उनसे बोल दिया जाता है कि ठीक है जाओ भाई, पृथ्वीराज को अजमेर में रूल दे दिया जाता है, लेकिन उनको कॉन्स्पिरेसी करवा के बाद में मरवा भी दिया जाता है पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है, वो अलग कहानी है, ठीक है, वो पेपर में आपके नहीं पूछी जाएगी। बस इतना पूछा जाएगा कि जो तुर्क्स इन्वेजन है, सेकंड तुर्क्स इन्वेजन किसका हुआ, तो मोहम्मद गौरी का हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन है वो किस किस के बीच में होता है, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। और सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज के चौहान, पृथ्वी दोनों के बीच में सेम ही होते हैं, मतलब पहला भी पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच में, दूसरा भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है। बस फ़र्क इतना है, पहला पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और दूसरा मोहम्मद गौरी यहाँ पे जीत जाता है, ठीक है। और यहाँ पर मोहम्मद गौरी एक और बैटल लड़ता है, बैटल ऑफ चंदाबर, ठीक है, ये सब जगह के नाम है, यहाँ पर अलग अलग राजपूत रूल कर रहे थे। तो यहाँ पर ये मोहम्मद गौरी जयचंद को हरा देता है 1194 एडी में। कब हरा देता है, 1194 एडी में। बेसिकली ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और जब मोहम्मद इसको हराया गया था ना, पृथ्वीराज चौहान को, तो यहाँ पर इसने जयचंद ने ही असिस्ट किया था मोहम्मद गौरी को। तो भाई तुम किसी के साथ गलत करोगे तो एक दिन तुम्हारे साथ भी गलत होगा, ये चीज़ हमें समझनी चाहिए, ठीक है। इन्होंने सोचा था कि हम सेफ बच जाएंगे, ये तो अटैक करके वापस चला जाएगा, लेकिन वो तो यहाँ पर रूल करने की मानसिकता से आया था। इनका मतलब बहुत सारे राजपूत ने भी साथ दिया था मोहम्मद गौरी का। अब उस बारे में यार क्या ही बात करें, सोच के भी मतलब गुस्सा आता है कि उनको लगा कि ये तो खाली अटैक कर रूल करने मतलब अटैक करने आएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसे गजनी करके गया था वैसे ये वापस चला जाएगा। लेकिन भाई अगर तुम किसी को इतनी सारी अपॉर्चुनिटी दोगे तो वो वापस क्यों जाएगा, तो वो वापस नहीं जाता है बेसिकली, और इंडिया में ही रूल करना स्टार्ट कर देता है। और मेन टर्निंग पॉइंट, जैसे हम अभी टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे थे, मेन टर्निंग पॉइंट तो यही था जो आपके राजपूत को हरा के, क्योंकि जो आपका गजनी आया था ना वो लूट के पर्पज से आया था, बट यहाँ पर ये अपने एम्पायर को इस्टेब्लिश करने आया था, और यहाँ से ये अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने में यहाँ पर सफल भी होता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 1206 एडी तक ये मोहम्मद गौरी यहाँ पर रहता है, उसके बाद में ये वापस चला जाता है, 1206 एडी के बाद यहाँ पर वापस चला जाता है, और अपना ये जो पूरा राजपाट है ये किसको दे जाता है, एक इसका एक स्लेब होता है जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और ये मोहम्मद बिन तुगलक की कल के लेक्चर में क्या करेगा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करेगा, और वहाँ से एक नई डायनेस्टी उभर के आती है जो पूरे इंडिया में रूल करती है। उस डायनेस्टी का नाम क्या था, दिल्ली सल्तनत,
ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दिल्ली सल्तनत में जो राज रहा, किसका रहा? तुर्क का रहा। फिर उसके बाद अलग अलग डायनेस्टी आई, स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये सारी जो डायनेस्टीज हैं ये हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इस टॉपिक से जितने भी आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं वो सवाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला सवाल है, द फेमस ट्रिपरटाइट स्ट्रगल फॉर द सुप्रीमेसी अकर्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर। कि जो आपका ट्रिपरटाइट स्ट्रगल था वो किस किस के बीच में हुआ? तो प्रतिहाराज, राष्ट्रकूट और पालाज के बीच में हुआ। ये ऑलरेडी अभी हम देख के आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। द फेमस सेम ही है क्या नेम क्वेश्चन भी? ओके, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मीडिवल हिस्ट्री, ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फाउंडर ऑफ द चोला डायनेस्टी कॉल्ड द इम्पेरियल चोला वाज विजयलाया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जिनको चोला डायनेस्टी जो कि 850 एडी में फाउंड हुई थी, जिसको मैंने बोला था कि इनको इम्पेरियल चोला भी बोला जाता है, क्योंकि इससे पहले जो 300 बीसी में इस्टेब्लिश हुई थी उनको हम अर्ली चोलाज के नाम से जाने जाते हैं, इम्पेरियल चोलाज। इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे विजय लाया। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है एकदम सही है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डायनेस्टी विच रूल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया वाज गुर्जर प्रतिहाराज। तो बिल्कुल सही है। जो एक डायनेस्टी जो कि नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में रूल कर रही थी, तो ये भी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पालाज रूल्ड इन वेस्टर्न इंडिया एंड राष्ट्रकूट रूल्ड इन साउदर्न इंडिया। तो जो पालाज थे वो किधर रूल कर रहे थे? चलो मुझे बताओ। पालाज हमारे रूल कर रहे थे ईस्टर्न रीजन में, जो बंगाल बिहार वाला रीजन है। ठीक है, और राष्ट्रकूट साउथ इंडिया में नहीं, डेक्कन रीजन में आपका रूल कर रहे थे। ठीक है, कहाँ पर कर रहे थे? डेक्कन रीजन में यहाँ पर रूल कर रहे थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली यहाँ पर सही हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग राष्ट्रकूट रूलर्स परफॉर्म द सेरेमनी कॉल्ड हिरण्य गर्भ। तो ये जो हिरण्य गर्भ जो कि एक स्पिरिचुअल सेरेमनी थी, इसको कौन परफॉर्म करता है? तो दंती दुर्ग यहाँ पे परफॉर्म करता है। ये भी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द चोलाज। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है चोलाज के बारे में। तो यहाँ पर है, द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम वाज तंजौर। तो ठीक है, उसे तंजौर बोलो या थंजवूर बोलो, एक ही बात थी, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद विक्रम चोला हैड इन हिज वीन्स द ब्लड ऑफ चोलाज एंड ईस्टर्न चालुकाज। ओके, मैंने आपको विक्रम चोला के बारे में नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा मैं यहाँ पर विक्रम चोला के बारे में देख लो। कुछ मत देखो, देखो विक्रम चोला बेसिकली चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनके जो फादर थे वो तो चोला डायनेस्टी से थे, फादर तो चोला डायनेस्टी से थे, बट इनकी जो मदर थी वो ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी से थी। कहाँ से थी? ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी से थी। तो इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया है कि जो विक्रम चोला थे उनकी रगों में किसका खून बहता था? एक तो चोला का और एक ईस्टर्न चालुक्य का था, क्योंकि माँ उनकी ईस्टर्न चालुक्य डायनेस्टी से थी और फादर उनके चोला डायनेस्टी से थे। तो ये चीज़ ध्यान रखना विक्रम चोला के बारे में। उसके बाद राजेंद्र वन चोला इज नॉन एज गंगई कोंडा चोला। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो बिल्कुल, ये हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं। ठीक है, राजेंद्र वन ने किसका टाइटल लिया था? गंगई कोंड चोला का टाइटल लिया था, और ये एक सिटी भी इस्टेब्लिश करते हैं, गंगई कोंडा चोलापुरम, एक जो सिटी है उसको भी ये इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन है क्या? ये ऑल वाला सही हो जाएगा, एंड 3 भी लिख लो यहाँ। ऑल 1, 2 एंड 3 तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। आगे देखते हैं और क्वेश्चंस को। हु वाज द फर्स्ट फ्यूडेटरी ऑफ पल्लवाज। तो मैंने आपको किसको बताया था पल्लवाज के फ्यूडेटरी? बताओ यहाँ पे। तो मैंने बताया था चोलाज जो है वो फ्यूडेटरी हैं किसके? पल्लवाज के। और भाई उसका फाउंडर कौन था? विजयलाया। तो विजयलाई तो फर्स्ट फ्यूडेटरी माना जाएगा। तो फर्स्ट फ्यूडेटरी कौन था यहाँ पर? विजयलाय। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, बस इतने ही क्वेश्चन हैं आपके पेपर में जो पूछे गए हैं। इस लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं। बाद बाकी का अगर आप नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, 199 इसका प्राइस है। इसमें आपको जितनी भी हमने स्टैटिक जीके कराई है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हिस्ट्री अभी जो हम करा रहे हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। अपकमिंग जो जीके कराने वाले हैं सभी की पीडीएफ आपको सिर्फ 199 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए आपको मैसेज करना है इस नंबर पर
ठीक है कि भैया मुझे ग्रुप में ऐड होना है, और आपको एक क्यूआर कोड सेंड किया जाएगा। उस पर जब आप 199 पे कर दोगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ हिंदी में अलग, इंग्लिश में अलग आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बात बाकी के ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।